आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ग्रेटर नेपाल के मामले में। बट आज जो हम रिएक्शन देने वाले वो इंडियन मीडिया की एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जा रही है। बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान भी इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करने जा रहा है और साथ में कश्मीर भी सपोर्ट करने जा रहा है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री और आपको बताते हैं कि ग्रेटर नेपाल के बारे में पाकिस्तान जो है किस तरीके से मदद कर सकता है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो आइए आज को वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से कि जो ग्रेटर नेपाल की बातें चल रही थी उसमें यहाँ पे पाकिस्तान और कुछ कश्मीरी लोगों ने कहा है कि हम इसके समर्थन में हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है ये मसला, जो ग्रेटर नेपाल है वो किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि पिछले एक साल में ग्रेटर नेपाल की मांग को लेकर बहुत ज्यादा इंक्रीजनेस देखने को मिली है। नेपाल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो पहले नेपाल था वही बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके यहाँ पे चलते कुछ लोग ऐसे भी हैं विदेशी जो इनके पक्ष में भी आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेटर नेपाल कहाँ तक विस्तृत है और कहाँ से ये शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसी की डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किसने कैसे हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल भी अब जो मैप है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, यानी कि नेपाल का मतलब है नेपाल का वह भौगोलिक स्वरूप जो विशाल नेपाल की बात कर रहे हैं जो सबसे अधिक विस्तृत था। आज के नेपाल का भौगोलिक स्वरूप है वो इतिहास के असमान संधि और उन संधियों पर कोई क्रियान्वयन न हो पाने का नतीजा ही है। यानी कि इतिहास के उसी विशाल भौगोलिक स्वरूप को याद करके जो नेपाली लोग हैं वो प्राचीन नेपाल को विशाल नेपाल कहते हैं। उसमें बहुत सारे एरियाज थे जो पहले नेपाल में थे, लेकिन वो एरियाज अभी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं है, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इस नेपाल के हिस्ट्री पे, यानी कि जो ग्रेटर नेपाल है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो उस पर चलते हैं। दोस्तों, अगर इसके इतिहास को पिरोला जाए तो प्राचीन अहीर और गोपाल और खसकाल और किरांत काल में नेपाल विशाल हुआ करता था और इसकी सीमाएं पूर्व में कामरू कामक्स और दक्षिण में कतूर और पश्चिम में कांगड़ा तक हुआ करती थी। और इस बात की अगर सच्चाई जाने तो वो हम यहाँ पे 81वें अध्ययन में मालूम की जा सकती है। और स्कंद पुराण के इस अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि नेपाल की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। और इस बात की सच्चाई ईसा पूर्व की बात करें तो 10,000 वर्ष पहले के अर्थवेद से भी लगाई जा सकती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात की पुष्टि होती है। अगर इसके अलावा भी मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पे 2200 वर्ष पुरानी सम्राट अशोक की लुम्बानी में स्थित अशोक स्तंभ जहां लिखा गया था कि हिंदू बुद्ध गाते नेपाल, यानी कि अर्थात बुद्ध जो इस जगह जन्मे थे और यह नेपाल है। तो सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्थित एक शिलालेख पर नेपाल की मूर्ति पूर्वी सीमा कामरू और कामक्स, दक्षिण सीमा पाटलिपुत्र और कतूर और पश्चिम की सीमा उधमपुर लिखा हुआ है। यानी कि बात यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि नेपाल कितना बड़ा था। अगर बात करें कामक्स अर्थात आसाम में स्थित है और पाटलिपुत्र का मतलब है पटना में और कतूर अर्थात इलाहाबाद नजदीक है और उधमपुर अर्थात उत्तर पूर्व पंजाब। और यह शिलालेख की बात करूं मैं कितना पुराना है तो यह शिलालेख 350 ईसा पूर्व का है। अब अगर बात करें दोस्तों विशाल नेपाल या फिर ग्रेटर नेपाल के विभाजन की तो ये टुकड़ों में कैसे बंटा, तो बात उस समय की है जब किरांत काल का अंत हो रहा था और लिच्छवियों के नेपाल में शासन का शुरुआत हुई। और नेपाल के लिए अगर लिच्छवियों के शासन की शुरुआत कहें तो यह एक दुर्भाग्य है। लिच्छवियों के शासन काल के अंत में वे इतने शक्तिहीन हो गए थे कि नेपाल के 53 टुकड़े हो गए और लिच्छवियों के बाद मल्ल वंश का शासन आया और वो भी नेपाल का एकीकरण करने में नाकाम रहे। लेकिन मल्ल वंश के शासन के बाद नेपाल में शाह वंश के शासन का उदय हुआ और शाह वंश के काल में नेपाल के आधुनिक युग की शुरुआत भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, जो अभी नेपाल है उसकी शुरुआत तभी से हुई, यानी कि शाह वंश से हुई। इसके बाद में अगर बात करूं विशाल नेपाल के एकीकरण की तो जो नेपाल 53 टुकड़ों में विभाजित था तो उसका एक टुकड़ा गोरखा यानी कि अधिराज्य गोरखा किंगडम के नाम से भी जाना जाता था। और गोरखा के राज्य में पृथ्वी नारायण शाह थे
थे और पृथ्वी नारायण शाह ने 53 टुकड़ों में विभाजन नेपाल को एक बार फिर से यहाँ पे ठानी की उन्हें एकीकृत किया जाए और अभियान शुरू किया। विक्रम संवत यानी कि 1722 में पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के राजा बने और उसके साथ एक साल बाद ही पड़ोसी राज्य यानी कि नुवाकोट पर पृथ्वी नारायण शाह ने हमला बोल दिया और विजय हासिल करी और इसी के साथ ही नेपाल के एकीकरण की शुरुआत हो गई। बाद में उन्होंने विक्रमी संवत की जो 1822 में सेना राज्य मकवानपुर पर विजय हासिल करी और उसे एक राज्य में सम्मिलित करके सफल हो गए और उसके बाद अगर बात करें तो उत्साहित होकर उन्होंने कीर्तिपुरा पर हमला किया और कीर्तिपुर पर भी विजय हासिल कर अपना झंडा गाड़ दिया। इसी के साथ विक्रमी संवत में लगातार कांतिपुर ललितपुर के साथ साथ भरतपुर को अपने अधिकार में लेकर 3 राज्यों को जोड़ लिया और काठमांडू यानी कि उपत्यका बना दिया। काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा लड़का प्रताप शाह ने भी यहाँ पे नेपाल की जो एकीकरण में बहुत बड़ा सहयोग दिया। अगर इस प्रकार से हम पढ़ें दोस्तों तो वह यह इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे राजा आए और राजमाता राजेंद्र लक्ष्मी ने भी इस शासनकाल की डोर संभाली थी और इस प्रकार से जितना अभी नेपाल है उसका यहाँ पे एकीकरण हो गया। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि इस एकीकरण को रोक दिया गया और इसी के साथ साथ नेपाल इतना जो अभी आधुनिक युग का नेपाल है यह बनकर रह गया। लेकिन अभी जो लोग हैं वो मांग उठा रहे हैं कि जो ये हमारा ग्रेटर नेपाल यानी कि पहले जितना बड़ा नेपाल था उतना ही हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें स्टडी करना होगा सुगोलियन संधि का। सुगोलियन संधि में ब्रिटिश शासन ने उनके साथ युद्ध किया। यहाँ पे 5 मोर्चों पर युद्ध हुआ जिसमें से जो गोरखा थे उन्होंने 3 मोर्चों पर विजय भी हासिल करी लेकिन वो 2 मोर्चों पे हार का सामना करना पड़ा उन्हें और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें इस संधि से संतुष्ट होना पड़ा जैसा ब्रिटिश ने कहा, क्योंकि उनके हथियार भी बढ़िया थे जिसके कारण उन्हें यहाँ पे विजय मिली ब्रिटिश शासन को और जो गोरखा थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि गोरखा जैसे भी उनके पास हथियार से उसके साथ भी बहुत अच्छे से लड़े। लेकिन बात अब यहाँ रह जाती है कि जो नेपाल है वो ये नेपाल के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा ग्रेटर नेपाल बने। तो दोस्तों इसी के बीच दोस्तों अभी यहाँ पे जो दूसरे देश के लोग हैं कुछ वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रेटर नेपाल को लेकर, उनके समर्थन को लेकर। जिस प्रकार से यहाँ पे नेपाल के लोग चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल बने उसी प्रकार से जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं और जो कश्मीर के कुछ लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल बने और ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए उन्होंने अपने समर्थन के रूप में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। हालांकि ये जो चीज़ है वो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं मानी है और संयुक्त राष्ट्र संघ अगर नहीं मानता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर नेपाल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ लोगों की मांग है और लोगों की मांग के हिसाब से ये कहाँ तक मुद्दा आगे तक चलेगा या फिर ये यहीं रुक जाएगा दबकर रह जाएगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो ये आग पनप रही है वो धीरे धीरे अगर बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर बनकर खड़ी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों ये थी पूरी खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आपको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान, चाइना और कश्मीर किस तरीके से इस ग्रेटर नेपाल को आगे तक लेके जा सकते हैं और आपको हिस्ट्री भी पता चल गई होगी कि किस तरीके से ग्रेटर नेपाल की जमीनें हैं और कहां पे ग्रेटर नेपाल की जमीनें हैं। यहाँ पे भोपाल की बात की जा रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, यहाँ पे उत्तराखंड की बात की जा रही है, यहाँ पे बिहार की बात की जा रही है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जो ग्रेटर नेपाल के पार्ट्स में आती है और नेपाल को वो जगहें चाहिए। तो मैंने आपके साथ कई सारी वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आपके साथ सगोली की संधि की भी वीडियो शेयर की है। बट 1950 के अंदर जो नेपाल और इंडिया की संधि हुई थी वो उसकी वीडियो अभी तक मुझे नहीं मिली और उसके बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले वक्त में उसकी वीडियो भी निकाल के आपके साथ शेयर करेंगे कि 1950 की संधि में नेपाल के साथ और इंडिया के साथ क्या संधि हुई जिसकी वजह से नेपाल की जमीनों को नेपाल को वापसी नहीं दिया गया। अब अगर ये बात की गई है चाइना और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो देखो समझ लो कि 95% चांसेस है कि वो नेपाल का साथ दे, 5% मुश्किल है कि भाई ना दे, 5% की बात करो। बट चाइना की अगर हम देखते हैं तो चाइना 110% ग्रेटर नेपाल की तहरीक को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसको चाहिए इंडियन जगहों पे कब्जा, उसको चाहिए इंडियन जगहों पे कब्जा। चाइना तो चाहता ही यही है। तो चाइना क्या करेगा कि चाइना नेपाल के जरिए इंडिया में घुसेगा और नेपाल के जरिए वो जो है
इसमें बात करेगा। अब आप सबको पता है कि किस तरीके से नेपाल के पनिंद्रा नेपाल ने ग्रेटर नेपाल की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और साथ देने के लिए उन्होंने चाइना तक लेटर लिख दिया कि भाई आप हमारी मदद करें और हम जो आगे आने वाले वक्त में आपका साथ देंगे। तो हो सकता है कि चाइना जो है साथ दे, बट बात यहाँ तक ये कि भाई ग्रेटर नेपाल की तहरीक को चाइना तो सपोर्ट करेगा, चाहे अभी करे चाहे बाद में करे, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, वो सपोर्ट करेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई आगे आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी भी जगह मुझे मिल गई, जो जगह अभी इंडिया की, अगर उसमें मुझे एक जगह भी मिल गई और वहां पे मैंने किसी भी इंडियन एयर बेस के ऊपर या इंडियन आर्मी की किसी भी जगह पे कब्जा कर लिया, तो इंडिया की जो है वो रीढ़ की हड्डी वो समझी जाती है इन जगहों में, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो अगर यही जगह जो ग्रेटर नेपाल में मिल जाती है और नेपाल उसके साथ कब्जा कर ले और साथ में चाइना भी उसके साथ कब्जा कर ले, तो ये फिर नेपाल के साथ चाइना के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अभी आप पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो देखिए यार, पाकिस्तान तो चाइना के साथ देता है और नेपाल के साथ लाजमी देगा, क्योंकि ऑलरेडी कई जगहों पे बात की जा चुकी है कि भाई ग्रेटर नेपाल की तहरीक जो है वो आगे तक जारी और इसमें पाकिस्तान और चाइना लाजमी सपोर्ट करेगा। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई 1950 के संधि में नेपाल के साथ धोखे के जरिए ये जगह ली थी, वापसी अभी तक नहीं दी। जब नेपाल वापसी लेने की बात करता है तो वही बोलता है कि यार ये तो गलत बात है, ये तो की नहीं है, ये तो वो है। सो ये सारी जगहें जो है ग्रेटर नेपाल की है और नेपाल को यही जगहें वापसी लेनी पड़ेगी और इंडिया को ये जगहें देनी पड़ेगी। अगर आज की वीडियो आपने देखी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।